हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अगेन हम आज आ चुके हैं आपको बताने के लिए वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग में जब दो इंड फिक्स्ड हो या फिर एक इंड फिक्स्ड हो, स्ट्रिंग जो बंधा होता है अगर वो दोनों इंड से बंधा हुआ हो या फिर एक इंड से बंधा हुआ हो तो कैसे चीज़ें चेंज हो जाती है। तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली है बच्चों, चलिए हम आपको बताते हैं। तो बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर आ रहा होगा यार, क्योंकि बच्चों हम घर पे थे, उसके बाद कॉलेज आए। ठीक है, कॉलेज आए तो फिर दोस्तों के साथ घूमने चले गए, है ना। चीज़ें हो जाती है कॉलेज में, अगर आप जाएंगे तो हो जाती है। अगर दोस्त लोग जा रहे हैं घूमने कहीं तो आप भी चले जाइए कीजिए, क्योंकि अगर आपने कॉलेज में घूमा कहीं पे ट्रैवल नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आता है कॉलेज में रहने का, है ना। तो उसी मज़ा के कारण लेक्चर्स छूट गए थे बीच में, बट अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ों को हम बताते हैं। ठीक है, इजी होने वाला बच्चों, आपको चीज़ें समझ में आएगी। पीछे का चीज़ अगर आपने देख लिया हो, बस एक लेक्चर इसके पहले मैंने बताया था स्टेशनरी वेब के बारे में, स्टैंडिंग वेब के बारे में, और वही चीज़ जान लीजिएगा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आएगा। उसी का पार्ट है, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं बताने वाले हैं। उसी का छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, वो हम बता देते हैं बच्चों। उसके बाद वेव इन स्ट्रिंग चैप्टर तो ख़त्म ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साउंड वेव्स के बारे में देखेंगे, और चीज़ें आसान ही थी बच्चों। छोटा छोटा फार्मूला है, प्लीज़ आप इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए अगर ये चैप्टर ख़त्म होता है तो, क्योंकि चीज़ें आप भूल जाएंगे, ये कंफर्म बात है। इतने सारे चैप्टर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, चीज़ें आदमी भूल जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यार। हम लोग भी इग्नोर कर देते थे टीचर को अपने टाइम की, अरे यार क्या बोल रहे हैं मास्टर, बनाने से क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट रिवाइज कर लेंगे। बच्चों नहीं हो पाता है समझिएगा चीज़ों को, है ना। बना लीजिए आप छोटे छोटे फार्मूला, 2 पेज में लिख लीजिए आराम से आप, 1 पेज में 2 पेज में, और उसको डायरेक्ट रिवाइज कर लीजिए। टेस्ट देना है तो टेस्ट दे लीजिए। अगर आप ऐसे रिवाइज करने चले जाएँ तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और आदमी कन्फ्यूज भी हो जाता है। खुद का लिखा हुआ चीज़ कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। तो कुछ चीज़ें होती है बच्चों, बट मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे कर लीजिएगा, सही रहता है। अभी तो एग्ज़ाम भी हो रहा है, कल ही तो एग्ज़ाम हुआ है जेईई मेंस का, है ना। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ बताना मैं ये चाहता हूँ बच्चों, पहले तो पेन बदल लेते हैं। जैसे पीछे हमने एक चीज़ बताया था, बस छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ के आए हो तो थोड़ी सी चीज़, पूरी चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा बच्चों, है ना। स्टेशनरी वेव, कौन सा नरी बच्चों, स्टेशनरी वेव के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। इसमें जब हमने बताया था कि एक वेव अगर इधर से, अरे यार ये गंदा वेव ये गंदा वेव क्यों बन रहा है मेरे से। मान लेते एक वेव इधर से आ रहा है और एक वेव इधर से आ रहा है, ऐसे करके जैसा भी बन गया बच्चों, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। हमने बताया था आपको जो वेव 1 वेव 2 होते हैं, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता है और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के तरफ अगर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे 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 आ रहे हैं तो कहीं पे सुपर इम्पोज होंगे। जहाँ पे सुपर इम्पोज होते हैं वहाँ पे एक नया वेव मिलता है और वो वेव स्टैंडिंग वेव हो जाता है। देख लीजिए कैसे हमने बताया था आपको। मान लेते हैं कहीं पे ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं, और कुछ नहीं है इसमें, यही है, सुपर इम्पोज होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का सुपर पोजिशन कर देते हैं। तो मान लेते हैं इसका इक्वेशन होगा y1, इसका इक्वेशन होगा y2। तो यहाँ पे y नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। और y1 y2 का इक्वेशन हमने बता रखा था पीछे, सर यहाँ पे तो नहीं बताया आपने, लिख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। y1 का वैल्यू होता है, मान लेते हैं a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx मान लेते हैं। और इसका इक्वेशन आप लिखना चाहते हैं तो ये भी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का kx। सब चीज़ें सेम रहती है, सारी चीज़ें सेम रहती है बच्चों, मैंने बताया ना आपको, ये सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। क्योंकि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव लेना पड़ता है, और इस डायरेक्शन में है ये तो ये नेगेटिव लेना पड़ता है। बस डायरेक्शन अपोजिट है, चीज़ें सारी सेम है। सर ये माइनस प्लस कैसे पता चला, इधर वाला ही माइनस है इधर वाला प्लस है। तो बच्चों इसके लिए आपको छोटा सा पीछे का एक लेक्चर देख लेना पड़ेगा, है ना। जरूरी है बच्चों, क्योंकि हम चीज़ें सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हम बस शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें था, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसे था तो y1 प्लस y2 अगर हम कर देंगे तो a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का kx हो जाएगा, प्लस का a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का kx हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते थे, तो अब करके नहीं दिखाएंगे, हम लोग किया थे, तो 2a आता है, कॉस ऑफ kx आ जाता है, और साइन ओमेगा टी आ जाता है ना। और ओमेगा टी वाला जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या बताता है, ये अलग चीज़ हो जाता है ना।
ये ओमेगा टी वाला फंक्शन ये अलग हो जाता है और ये चीज़ अलग हो जाता है, क्योंकि ये हमें एम्पलीट्यूड बताता है। ये पूरे इक्वेशन का इतना एम्पलीट्यूड है बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव है ना बच्चों, स्टैंडिंग या स्टेशनरी भी बोल सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे बात ये हो जाती है, स्टेशनरी वेव ये होता है और हम लोग इससे पहले पढ़े थे ट्रेवलिंग वेव, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें समझा जा सकता है। यहाँ पे ये एक ट्रेवलिंग वेव था, इधर आ रहा था, ये एक ट्रेवलिंग वेव था, इधर आ रहा था, दोनों ट्रेवलिंग वेव थे। तो दो ट्रेवलिंग वेव को मिला के ही हम स्टेशनरी वेव बनाते हैं, बनता वही चीज़ से है, ट्रेवलिंग वेव से ही बनता है। तो दो ट्रेवलिंग वेव को मिला के और ये इसका यहाँ पे नेट एम्पलीट्यूड आ गया और यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बता देगा, है ना बच्चों। यहाँ पे ये ओमेगा टी का फंक्शन आ गया, ये फ्रीक्वेंसी का इधर टर्म आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ज़रूरी होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और बोला जाता है कि कहीं पे अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो पॉइंट होते हैं उनको एंटी नोड बोला जाता है, एन। और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट्स होते हैं एम्पलीट्यूड पॉइंट्स होते हैं उनको नोड बोला जाता है बच्चों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने पीछे भी बता रखा है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड इसमें लगभग जीरो हो जाता है, लगभग क्या जीरो ही होता है। क्योंकि अगर कोई वेव ऐसे ऐसे चल रहा है बच्चों, ऐसे चल नहीं रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग वेव नहीं है, स्टैंडिंग वेव है, तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हमें मिलेगा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो यहाँ पे इतना होता है, ये होता है 2a के बराबर, और यहाँ नीचे होता है -2a, लेकिन होता मैक्सिमम है। ये जो मैक्सिमम वाले पॉइंट्स है इसको एंटी नोड बोला जा सकता है। लेकिन ये जो 0 0 वाले एम्पलीट्यूड ये हमेशा जीरो में ही रहते हैं और इनको हम लोग नोड बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो बस इतना ही मुझे बताना था, अब ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी ईजी हर चीज़ है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। पीछे जो मैंने बताया अगर समझ में नहीं भी आया बच्चों तो पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, इसके पीछे का, क्योंकि वहाँ पे सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिक्स्ड एट 2 एंड्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना बच्चों, हम क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक ऐसा मान लेते हैं, और इस स्ट्रिंग को 2 एंड पे हमने फिक्स कर दिया भाई, ऐसे करके, ठीक है। 2 एंड लिया और दोनों एंड पे फिक्स कर दिया। अरे होता है ना बच्चों, पतला सा धागा है, पतला सा रोप है और उसको हमने 2 एंड पे ऐसे फिक्स कर दिया, बांध दिया दोनों रस्सी, दोनों जगह पे रस्सी को। तो अब इसको अगर हम वाइब्रेट कराएं बच्चों, अब इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे खींच दिए नीचे की तरफ, ऐसे था ऐसे खींच दिए, होता है ना बचपन में किए होंगे, रबड़ ऐसे स्ट्रेच कर दिए और हम नीचे से ऐसे खींच दिए, तो ऐसे 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 हो जाता है, बिल्कुल पता होगा। तो पहले ये ऐसे था, तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा, है ना बच्चों। कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगेगा। आई थिंक क्लियर होगा, ऐसे 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 होने लगता है, आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये इंड इसका क्या है, ये इंड यहाँ पे इसका फिक्स है, ये इंड क्या है इसका फिक्स है बच्चों, हाँ, दोनों इंड हमने फिक्स करके रखा है। तो आपको पता होगा फिक्स इंड है ना, जीरो एम्पलीट्यूड वाला इंड है, ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। पीछे मैंने बताया ना, जब जीरो एम्पलीट्यूड वाला होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट जो होते हैं वो नोड कहलाते हैं। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड पॉइंट जो हमने बताया वो जीरो वाले होते हैं, जीरो एम्पलीट्यूड वाले, तो हम इनको नोड भी बोल सकते हैं। ये जहाँ पे फिक्स किए गए हैं इनको नोड पॉइंट भी बोल सकते हैं। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स होते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स वो एंटी नोड होते हैं, एंटी नोड होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलत भी बोल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको बीच में ही मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बीच में ही मिलेगा, क्योंकि समझिए ना, यहाँ पे तो कम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे, फिर इधर से घटने लगा, फिर इधर से घटने लगा, है कि नहीं बच्चों। तो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे मिलेगा, तो ये हो गया आपका एंटी नोड का पॉइंट, एंटी नोड का पॉइंट। इधर भी मिलेंगे एम्पलीट्यूड्स, इधर भी एम्पलीट्यूड मिलेंगे, लेकिन ये कम कम एम्पलीट्यूड है ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो बीच में ही दिख रहा है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी नोड का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमने और बताया था
पिछले लेक्चर में बताया था कि वहाँ पे अगर दो नोड पॉइंट्स हो और दोनों नोड पॉइंट्स के बीच में अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव, देखिए टू कॉन्जिक्यूटिव, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हों और उनके बीच में दूरी लिखना हो तो उनके बीच की दूरी होती है λ/2। सर ये कहाँ से आया बच्चों, फिर से पिछले लेक्चर में दो कॉन्जिक्यूटिव अगर हमारे पास नोड दिए हों तो इनके बीच का दूरी जो होते हैं वो λ/2 होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। और इनके बीच में नोड और एंटी नोड के बीच में यहाँ पे दूरी होता है ये λ/4 होता है ना, आधा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो λ/2 है। ठीक है, काफ़ी आसान है भाई, काफ़ी आसान है। तो इसी को हम लोग जब पहली बार हमने ऐसे करके तीर दिया है ना नीचे की तरफ और ऐसे ऐसे जो स्ट्रिंग है होने लगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया बच्चों, इसी को बोल दिया जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको नाम से हम लोग बुलाते हैं, वो होता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं बच्चों, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक माने पहली बार ऐसा करके स्ट्रिंग हुआ है ना, पहली बार हुआ है। ठीक है, यही चीज़ होता है बच्चों, है ना, यही चीज़ होता है यहाँ पे। और एक चीज़ अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर स्ट्रिंग ऐसे था, स्ट्रेच था, तो वहाँ पे उसमें टेंशन भी होगा। तो टेंशन का वैल्यू जो होता है वो होता है क्या बच्चों, अंडर रूट में, सॉरी टेंशन का वैल्यू बाद में लिखेंगे, लेकिन वेलोसिटी का इक्वल टू होता है अंडर रूट में T/μ। ये फार्मूला आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलेंगे बच्चे कि वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट T/μ जो होता है, अगर हम कोई पल्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये इधर के जाने में यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी होती है, जो पल्स होती है उसकी वेलोसिटी होती है, वो होती है अंडर रूट T/μ। लेकिन हम ये कब पढ़े थे बच्चों, जब ऐसे स्ट्रिंग था, याद कीजिए ऐसे करके था, यहाँ पे कुछ ब्लॉक लटका था, यहाँ से ऐसे हम लोग करते थे, तो ये जो पल्स बनता था इसका स्पीड हम लोग लिखते थे वेलोसिटी। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि हम स्ट्रिंग का लेंथ छोटा लेते हैं, उसका मास बहुत कम लेते हैं, और ग्रेविटी को हम लोग निगलेक्ट ही करते हैं। निगलेक्ट क्या मतलब, बहुत कम हो जाता है ना बच्चों, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत पतला स्ट्रिंग हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए हम उसको ग्रेविटी के कंपैरिजन में ऐसे स्ट्रिंग को रखें या फिर ऐसे रखें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसीलिए मैंने बता दिया, ऐसे भी रखेंगे ऐसे रखेंगे, उसका वेलोसिटी जो पल्स का होगा वो अंडर रूट T/μ ही होता है। और म्यू का वैल्यू आपको पता होगा, मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, म्यू का वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, ये हम लोग बता दिए आपको फर्स्ट हार्मोनिक। चलते हैं सेकंड हार्मोनिक की तरफ। सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा बच्चों, सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा भाई, क्या होगा क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों वैसे ही कर दिया हमने, ऐसे करके अगर यहाँ पे हमने दो जगह पे कर दिया है, इसी को कॉपी कर ले क्या, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्यों बार बार मैं लिखूँ। थोड़ा बच्चों कॉपी ही कर लेते हैं ना, क्यों बार बार लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ला दिए हैं, अब हमको पता है यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक हो रहा है, सेकंड हार्मोनिक हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, सेकंड हार्मोनिक हो रहा है तो यहाँ पे टू ऐसा ऐसा वेव्स बनेगा, एक ऐसा बन जाएगा, देखिए है ना, और ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि बहुत स्पीड में होता रहता है ना वाइब्रेशंस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। शुरुआत में ऐसा था, अब ये ऐसा नहीं है बच्चों, आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसीलिए हम इसको मिटा ही देते हैं, हम इसको मिटा ही देते हैं कि आप लोग बच्चों कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, देखिए अब ऐसे हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, शुरुआत में ऐसे था।
तो फिर से अगर देखा जाए तो अगला ये ऐसे कैसे मिल गया होगा, दोनों जगह से तो फिक्स किया हुआ है, तो आपको ये ऐसे कैसे मिल गया, शुरुआत में तो ऐसे था भाई, ऐसे था, अब ऐसे कैसे मिलने मिलने लगा भाई, अब ऐसे ऐसे दो एक जगह पे बीच में नोड कैसे बनने लगा। तो ये बच्चों आप कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लोग किए हुए हैं, अभी मैं कैसे करूँ मेरे पास चीज़ें है नहीं। तो ये क्या होता है ना कि टेंशन को आप घटा बढ़ा कर सकते हैं, है ना, कभी टेंशन को कम करके थोड़ा सा बढ़ा के ये क्रिएट किया जा सकता है ना, या फिर वो वाइब्रेशंस जो होते हैं ना उसको कम बेसी करके हम लोग इसको नोट्स बीच में प्राप्त कर सकते हैं, 1 नोट 2 नोट 4 नोट 5 नोट कितने भी नोट्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम कैसे कैसे वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ चेंज किए होंगे वाइब्रेशंस, तो एक हमें फिर से नोट मिल गया, तो इस तरीके से मिलते जाता है। तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया बच्चों, नोड मिल गया, है ना, यहाँ पे भी नोड था, ये फिक्स था पॉइंट। अब देखिए एंटी नोड कहाँ पे मिला है बच्चों, यहाँ पे एक एंटी नोड मिला है यहाँ पे, ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे तो ऐसा शेप हमें मिला, तो अब हम समझ गए, क्या समझ गए बच्चों, क्योंकि पीछे हमको पता था नोड और नोड के बीच की दूरी, ये नोड और ये नोड के बीच की दूरी कितनी थी, ये दूरी थी λ/2, कॉन्जिक्यूटिव नोड होना चाहिए, और ये नोड और ये नोड के बीच में दूरी भी λ/2 हो गया। इसका मतलब ये पूरी लेंथ जो होगी, ये पूरी शुरुआत में ऐसे लेंथ होगी ना, कुछ तो लेंथ होगी इसकी, तो वही लेंथ का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों, एल का वैल्यू वो हो जाएगा λ/2 प्लस में λ/2, मतलब पूरा हो गया लेमडा। ओके सर, ओके सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अब अगर हम लोग देखना चाहें तो थर्ड हार्मोनिक भी देख सकते हैं। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा, कुछ नहीं, वैसा ही कुछ कर देते हैं, पेस्ट कर देता हूँ फिर से, ये भी काफ़ी आसान है बच्चों समझना। थर्ड हार्मोनिक है तो 3 ऐसा ऐसा बन जाएगा, एक बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग टेंशन वेंशन बढ़ा घटा के हम लोग कर दिए होंगे चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर दिए होंगे चीज़ें, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसीलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे स्ट्रिंग हो गया है, और बहुत ये फास्ट होता है तभी तो हमें ऐसा दिख पाता है शेप, है ना, ये बहुत फास्ट होता है बच्चों, इसीलिए हमें ये शेप दिख पाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो अब क्या हुआ, अब अगली बार हम देखें, अगली बार उसका चेंज किए हम चीज़ें, तो यहाँ पे नोट फिर से मिल गया, एक नोट फिर से मिल गया, तो अब देखा जाए तो ये फिर से हो गया λ/2, ये फिर से हो गया λ/2, ये फिर से हो गया λ/2। तो अब देखा जाए तो पूरा लेंथ अब किसके बराबर हो रहा है, पूरा लेंथ अब किसके बराबर हो रहा है, वो हो रहा है λ/2 प्लस में λ/2 प्लस में λ/2, मतलब कि हो गया 3λ/2। पीछे देखना चाहें तो हम लोग लेंथ बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं बताया था तो बता देता हूँ। यहाँ पे लेंथ तो सिंपल ही दिख रहा है हमको जो एल का वैल्यू होगा लेंथ का, तो सिंपली λ/2 के बराबर ही है शुरुआत में, सिंपल। देखा जाए तो कुछ पैटर्न बन रहा है बच्चों, तो वो पैटर्न अगर आप देखना चाहें, नाउ जो लेंथ है पैटर्न, हरिओम यहाँ पे लेंथ का पैटर्न जो बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है क्या, एल बराबर λ/2, सेकंड में लेमडा बन रहा है, फिर बन रहा है हमारे पास 3λ/2, अगला क्या बन जाएगा 5λ/2। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ये तो वही चीज़ है कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में बढ़ता हुआ ऐसा ऐसा डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा लेंथ को ऐसे कर देते हैं nλ/2 में, और आपको पता है nλ/2 अगर हमने रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे n का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो चीज़ें बहुत आसान हो गई बच्चों, ये चीज़ हमको देख लेना है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम आपको ये चीज़ बताने वाले हैं कि जैसा कि आपने देखा, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं, वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, क्योंकि हमने देखा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कुछ आया, सेकंड हार्मोनिक कुछ आया, थर्ड हार्मोनिक कुछ आया, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो पहला फ्रीक्वेंसी जो हमें मिला होगा वो वेलोसिटी अपॉन लेमडा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? लेमडा 1 समझिए यही है, तो लेमडा का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एल हो जाएगा, है ना, गुना कर दिए इधर। तो लेमडा 1 समझिए 2 एल आ गया। यहाँ पे लेमडा 2 कितना आ जाएगा? यहाँ तो एल का वैल्यू ही लेमडा के बराबर है, तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे तो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2L/3 हो जाएगा। अरे यार समझ पा रहे हैं आप? ये 2 इधर चला गया और 3 नीचे आ गया, तो लेमडा का वैल्यू 2L/3। समझ रहे हैं ना? ये कितना है? ये लेमडा 2 है, ये लेमडा 3 है। इस टाइप से चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा 1 का वैल्यू कितना आया था? याद कीजिए बच्चों, 2 टाइम्स एल आ रहा था। फ्रीक्वेंसी 2 देखना चाहें तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी अपॉन लेमडा 2, वो कितना था? वेलोसिटी अपॉन एल था। फ्रीक्वेंसी 3 कितना आ रहा था? v अपॉन लेमडा 3। ये कितना आ रहा था बच्चों? v अपॉन कितना आ रहा था? 2L/3, 2L/3 आ रहा था। यहाँ से अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सर अच्छा लगने के लिए ठीक है। ऐसे ही करते करते हम लोग एन फ्रीक्वेंसी पे आ गए, क्योंकि हमको पता है पूरा एन अगर वेव्स बन रहा है तब ऐसा आएगा। कैसा आएगा? अरे यार कैसा आएगा? अरे यार आप समझ नहीं पा रहे हो बच्चों, भाई ये कुछ ऐसा था। ठीक है, हमने अब ऐसा कुछ बना दिया है, एक ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, है ना। कुछ ऐसे करके चीज़ें यहाँ पे इसका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा जो नोट्स होते हैं, ये वाली नोट्स क्या बोलते हैं इसको? लूप्स बोलते हैं, लूप बोल सकते हैं। ये लूप्स ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ तक बढ़ते चले जा रहे हैं? एन टाइम्स तक। तो इसीलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ एन टाइम्स तक लिखे हैं। तो v अपॉन लेमडा ऑफ एन टाइम्स, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं v अपॉन, यहाँ पे जब एन टाइम्स तक जाता है तो एल का वैल्यू क्या हो जाता है? सॉरी, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाता है? 2L अपॉन एन हो जाएगा। सिंपल तो बात है, 2L अपॉन में एन, तो एन ऊपर चला गया, सिंपली हमें मिल गया। इसका मतलब कि अगर दोनों इंड फिक्स्ड हो, बोथ फिक्स्ड इंड हो, तो वहाँ पे आपको जो फ्रीक्वेंसी है आप ऐसे लिख सकते हैं NV अपॉन 2L, या फिर आप n अपॉन 2L टाइम्स वेलोसिटी क्या लिखा था हमने? √T/μ, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। बस आप याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं, है ना, इसको याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहते हैं तो। चलिए अब अगर चलते हैं, अगर स्ट्रिंग जो हो एक इंड से फिक्स्ड हो, है ना, दूसरे इंड से फिक्स्ड नहीं हो देखिए मान लेते हैं ये ऐसे है, स्ट्रिंग सिर्फ एक इंड से फिक्स्ड हो, इस टाइप से हो, दूसरा इंड एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है? इंड, ये इंड इसका फिक्स्ड है, ये क्या है? फ्री इंड है, इसको फ्री इंड बोल दीजिए। फिक्स इंड है तो फिर से ये नोड की तरह काम करेगा, और फ्री वाला नहीं पता है, देख लेते हैं कैसे करेगा काम। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ऐसे कर देते हैं, एक सेकंड अच्छा से बना लेते हैं बच्चों। देखिए जब हमने इसको एक बारी ऐसे कुछ टेंशन चेंज करके हमने इसको, या फिर ऐसे खींच कर ऐसे छोड़ा, सोच रहे होंगे बच्चे खींचें कैसे सर, ये तो नीचे गिर जाएगा फ्री इंड है ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस दें तो इसमें एक पैटर्न दिखता है। यहाँ से हम वाइब्रेशन दें तो इसमें एक पैटर्न दिखता है, इस टाइप का पैटर्न दिखता है बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप का पैटर्न हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो नोड का काम कर रहा था, और यहाँ पे देखा गया तो ऐसे काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है। अब आगे देखेंगे तो ऐसे करके लूप बनता, लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो यहीं पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला है, यहाँ पे ये मैक्सिमम मिला है, तो इसीलिए ये पॉइंट हो जाएगा एंटी नोड की तरह।
ये हो गया एंटी नोड की तरफ पॉइंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, नोड के बीच की दूरी था λ/2 और अब नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, λ/4। हाँ सर, बिल्कुल आसान है। तो ये दूरी हो जाएगा आपको λ/4। ठीक है, काफ़ी आसान है। तो ये हमें जो मिला है ना पहली बार, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको भी बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अब अगर दूसरी बार हम अगर करना चाहते हैं, दूसरी बार अगर हम करना चाहते हैं, ए यार क्या कर रहा हूँ, कॉपी ही कर लेते हैं बच्चों। अगर दूसरी बार कर जाते हैं तो हम लोग को सेकंड हार्मोनिक मिल जाएगा, लेकिन दूसरी बार चीज़ें चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, देखिए दूसरी बार क्या होगी कि इसको बीच में कुछ ऐसे करके जाने पे नोड मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे नोड था लेकिन अब बीच में भी एक और नोड मिल गया, यहाँ पे तो एंटी नोड था ही। मतलब कि अब ये दूरी λ/4 नहीं हो गई, अब चीज़ें चेंज हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी λ/2 होती है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसकी λ/4 ही होती है। तो पूरी इसकी लेंथ जो होगी वो हो जाएगी λ/2 प्लस λ/4। तो वो कितना हो जाएगी बच्चों, बताइए ना, 3 λ/4। यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगी बच्चों, λ/4 ही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम लोग सेकेंड हार्मोनिक, या फिर और कोई भाषा में लिखना चाहें तो इसको हम लोग बोल देंगे या बोल देंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन है ना, कौन सा टोन, ओवरटोन है बच्चों। मतलब एक ज़्यादा चल लेता है ना तो फर्स्ट ओवरटोन बोल देते हैं, समझ रहे हैं आप। जो पहला है वो फंडामेंटल है, दूसरा है वो फर्स्ट ओवरटोन है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने नहीं लिखा तो लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर फंडामेंटल था, फर्स्ट हार्मोनिक था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर हमको सेकंड हार्मोनिक मिला है तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन। याद रखिएगा बच्चों, है ना, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन, या फिर यहाँ पे लिखना चाहे तो सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन है ना बच्चों। यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं, ये कितना था, ये n टाइम्स का था ना, ये n टाइम्स का था, तो ये हो गया nth हार्मोनिक। हार्मोनिक लिख देते हैं, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं लिखा रहेगा तो कहीं पे लिखा रहेगा n-1th ओवरटोन, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना है भाई। ठीक है, ये बहुत चीज़ों को समझ के चलना है। nth हार्मोनिक है तो n यहाँ पे बन गया था, ऐसे ऐसे करके लूप्स। लेकिन अगर ओवरटोन के टर्म में लिखना है तो n-1th ओवरटोन लिखा जाएगा। ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे हमने सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोल दिया। चीज़ें ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो चीज़ें ऐसे करके मान लेते हैं बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें लेमडा का वैल्यू तो 4L ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर लेमडा का वैल्यू लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4L/3 हो जाएगा। तो चीज़ें बढ़ती जाएगी। लेंस ऑफ वन एंड फिक्स रोप, इस चीज़ में क्या होता है, जो लेंथ होती है वो किस तरीके से बढ़ती है, वो बढ़ती है λ/4। आगे ही ले चले क्या बच्चों, छोड़िए यार इतना जगह में लिखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पेज नहीं है, बिल्कुल है हमारे पास देखिए मान लेते हैं जो लेंस होंगे, लेंस का ऑर्डर जो था वो कैसे था बच्चों, ऐसे देखिए लेंथ का ऑर्डर था, शुरुआत में λ/4 था, सेकंड में हो गया 3 λ/4 हो गया, अगला चलेगा तो 5 λ/4 चलेगा, अगला चलेगा तो 7 λ/4 चलेगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर लेंथ को हम लोग एक्चुअली में लिखना चाहें तो λ/4 कॉमन है और यहाँ पे 1 3 5 7 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ऑड नंबर के टर्म में बढ़ रहा है, तो ऑड नंबर को 2n+1 के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, 2n+1 λ/4 बिल्कुल। और यहाँ पे बता देंगे कि n का वैल्यू है 0 है 1 है 2 है 3 है, इस टाइप से है। बिल्कुल, काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया बच्चों।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं nth हार्मोनिक के लिए, nth हार्मोनिक के लिए, या फिर n माइनस 1th ओवरटोन के लिए, है ना, ओवरटोन के लिए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। मान लेते हैं इस टाइप से है, चीज़ें बार बार आपको रिपीट लग रही होगी बच्चों, बट क्या करें, रिपीट करना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसे ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे ऐसे बनते 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 इन टाइम से चला गया, कुछ इस टाइप से इन टाइम तक चला गया भाई, चला गया। अब चला गया तो चला गया, क्या करें, है ना। कुछ इस टाइप से बढ़ते जा रहा होगा बच्चों, हमको नहीं पता है, बढ़ता चला जा रहा है। उस टाइम पे क्या होगा, अगर F1 आप लिखना चाहें, ऑर्डर देख लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, हमको पता है, तो V अपॉन लेमडा 1 हो जाएगा। F2 लिखना चाहें तो V अपॉन लेमडा 2 हो जाएगा। F3 लिखना चाहें V अपॉन लेमडा 3 हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा 1 का वैल्यू कितना था, 4L था। वेलोसिटी अपॉन इसका वैल्यू कितना था, 4L अपॉन 3 था, तो 4L अपॉन 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आप बढ़ते चले जाइए, V अपॉन 4L अपॉन 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब हम लोग बता सकते हैं FN का वैल्यू जो हो जाएगा, ऊपर देख रहे हैं उस टाइप तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे भी दिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलोसिटी अपॉन लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं 4L, ऊपर कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, V। या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ अपॉन 4L, और ऊपर हो जाएगा ये वेलोसिटी का अंडर रूट T बाई म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इतना ही बताना था बच्चों, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। चीज़ों को अगर आप समझ रहे होंगे, पैटर्न तो सब में सेम है, बस मैं बताने में टाइम ले रहा हूँ। कुछ चीज़ें अलग नहीं है यार, बिल्कुल वही चलते आ रहा है। आप लिख रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यही चीज़ था, और कुछ ऐसा है नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं, सवाल बना लेते हैं जल्दी से, फटाक से। आप लोग खुद से सवाल कीजिए बच्चों। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वायर हैविंग अ लीनियर मास डेंसिटी 10⁻³ देखिए स्ट्रेच किया गया है 2 रिजिड सपोर्ट से, तो टेंशन उसमें 90 न्यूटन का दे दिया है, ठीक है। वायर रेजोनेट्स फ्रीक्वेंसी देखिए 350 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी होता है, और उसका अगला फ्रीक्वेंसी समझिएगा, उसका अगला फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम वायर का 420 हर्ट्ज पे रेजोनेट्स होता है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, तो ये काफ़ी इजी नहीं हो गया। पहला चीज़ आपको हमको म्यू दे दिया है, म्यू क्या दिया है 10⁻³ kg पर मीटर है बच्चों, और जो टेंशन है वायर में वो दे दिया है 90 न्यूटन का। कितना आसान हो गया सवाल। और रेजोनेट्स कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, कुछ फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 1 को, वो मान लेते हैं 350 पे हर्ट्ज पे ये रेजोनेट्स कर रहा है, उसके अगला ही फ्रीक्वेंसी। तो अगला फ्रीक्वेंसी क्या होगा भाई, पहले बात दोनों तरफ से अगर रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों, पूरी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, n λ/2 होती है, n λ/2 होती है। पीछे मैंने बताया था भाई, दोनों तरफ से फिक्स कर दिया गया है, तो यही तो होता था। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी 1 जो मिल रहा है ना, 1 क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई एक फ्रीक्वेंसी मिला है, इसका जस्ट अगला ही फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, उसका इतना है 420 वैल्यू है, तो इसका नेक्स्ट कितना होगा नहीं निकाल सकते हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा, या फिर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 420 हर्ट्ज का। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये मान लेते हैं पहला था, तो इसके जस्ट बाद कितना होगा, दूसरा होगा। ऐसे ही तो मिल रहा था, पहला फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो F1 F2 F3 ही तो हम लिख रहे थे, है कि नहीं। तो मान लेते हैं अगर इसको n मान लेते हैं, ये nth है, nth फ्रीक्वेंसी है, तो ये n+1th हो जाएगा, n+1th हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं, मुझे को नहीं पता चल रहा है बच्चों। देखिए दो चीज़ों में क्या होती थी, जब दोनों जगह पे फिक्स कर दिया जाता था, तो यहाँ पे F1 F2 F3 कैसे मिलता था, F1 मिलता था V/12 करके, फिर मिलता था 2V/12 करके, फिर मिलता था 3VL/12 करके, है ना। तो देखिए पैटर्न 1 2 3
है ना, 4 इस टाइप से बढ़ रहा है, तो n टाइम्स ऑफ v अपन 12 है। अरे कुछ समझ में, n टाइम्स ऑफ v अपन 12 है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे बढ़ता जाता है, और यही तो हमने लिखा था n λ/2। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, तो काफ़ी इजी हो गया ना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर n टाइम्स में है, पीछे हमने अभी बताया n v अपॉन 2l, और इसमें अगर लिखना चाहें हम लोग तो लिख सकते हैं n+1 हो जाएगा v अपॉन 2l। सिंपल है भाई, और ये 420 के बराबर है, और ये हमारे पास बराबर है 350 के। हो तो गया, चीज़ें सॉल्व हो गई बच्चों चीज़ें सॉल्व हो गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दोनों को क्या कीजिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n+1 डिवाइड 1 एंड 2, 1 2 को अगर हम डिवाइड कर दिए तो n+2/1 हो जाएगा ना, 2/1। तो क्या होगा, n+1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n, ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 350। सिंपल, कट रहा है क्या, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। इसके बाद क्या हो जाएगा, 5n + 5 बराबर 6n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5, n का वैल्यू 5, तो यहाँ से रख दो भाई 5, मतलब l का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू लेमडा, कितना वैल्यू है, लेमडा हमने नहीं निकाला, क्या कर रहे हैं हम लोग, लेमडा तो निकालना पड़ेगा ना, n λ/2 बोल रहा है, तो लेमडा का वैल्यू कैसे निकालें, आपको पता होगा, क्या पता है ऐसा, और अगर 5 दिया है तो 5 का वैल्यू यहाँ पे अगर रख के हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस 350 है इक्वल टू n का वैल्यू हो गया 5 इंटू वेलोसिटी, मतलब कि √t/μ हो जाता है अपॉन 2 इंटू l, वेलोसिटी होता है √t/μ, तो t कितना है 90, म्यू कितना है 10⁻³ ठीक है, तो चीज़ें हो गई ना भाई, चीज़ें तो हो गई ना। देख लो ये कितना बार में कटेगा, 5 × 7 = 35, 70 बार में इंटू 2l बराबर ये कितना हो जाएगा 90, तो 30 बाहर आ जाएगा ना, सॉरी 300 बाहर आ जाएगा, हाँ। तो 1 0 से 1 0 हमने काट ही दिया, तो l का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया, ये हो जाएगा 15 बार में 15/7, ये तो डायरेक्ट इधर से ही आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो लेंथ का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों, तो 15/7 मीटर हो जाएगा भाई, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल रहे थे, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू फिर निकालना पड़ता, तो चीज़ें वही हो जाती, बार बार उतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमको लेंथ का वैल्यू पता चल गया। हम भी कर रहे हैं आप ही के सामने बच्चों, है ना, तो हम भी चीज़ें सोच रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर हो गया। अब अगर पता चल गया आपको तो ये सवाल कर लीजिए जल्दी से। क्या बोला जा रहा है इस सवाल में बच्चों, मिडिल सी स्ट्रिंग जो है पियानो का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना पे होता है, और कोई ए है, कोई सी स्ट्रिंग था, कोई ए स्ट्रिंग है जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज दे रखा है, सी का 262 और ए का दे रखा है तो 440। तो पहला बार में कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 नेक्स्ट हार्मोनिक ऑफ सी स्ट्रिंग। पहले तो सी स्ट्रिंग मैं देख लेता हूँ, सी स्ट्रिंग में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी देख रहा है सी स्ट्रिंग का, वो देख रहा है 262 हर्ट्ज दे रखा है, और वहाँ पे कैलकुलेट करना है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज। तो हम निकाल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पियानो का अगर स्ट्रिंग है तो दोनों जगह से तो फिक्स ही होगा यार, वो तो पता है हमें, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं ना भाई ऐसे करके निकाल सकते हैं, इसको n/v/12 लिख सकते हैं। अगला देखा जाए, इसके अगला क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n+1 नेक्स्ट बोल रहा है ना, v/12 हो जाएगा। इसका अगला क्या हो जाएगा, n+2 v/12 हो जाएगा, है कि नहीं, चीज़ें सिंपल है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये बता दो हमको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए ना। जैसे आप यहाँ पे मान लेना कि ऐसे कर लें, अगर आप इस टर्म में आ गए हैं तो ऐसे कर लीजिए, देखिए n/v/12 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में v/12 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे n/v/12 आ जाएगा, प्लस में 2v/12 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों।
सिंपल चीज़ है। और करना कैसे होगा, क्योंकि हमें एन वी अपॉन 12 का वैल्यू पता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसका वैल्यू फिर यहाँ पे रख देंगे, और वी अपॉन 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब एन का वैल्यू 1 रख देंगे फिर से वही आ जाएगा, एन का वैल्यू 1 रख देंगे और एन का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे, तो फिर काट के लिख देंगे। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अब दो ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपने देखा था पैटर्न्स, अगर 2 इंट फिक्स हो, इफ 2 इंट्स फिक्स्ड, तो वहाँ पे कैसे पैटर्न बन रहा था बच्चों, अगर देखा जाए तो 1 बन रहा था, 2 बन रहा था, 3 बन रहा था, 4 बन रहा था, इस टाइप से बन रहा था एन तक। ये किस टर्म में था, अगर हम लोग एन वी अपॉन 12 जो लिखते थे, ये किस टर्म में था, एन का वैल्यू कैसे बढ़ता था, 1 2 3 4 इस टाइप से बढ़ता रहता था। आप यहाँ पे डायरेक्टली एन का वैल्यू भी रख के यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे यार, हम लोग जब 2 इंट फिक्स रहता है तो हम लोग ऐसे ही तो पढ़े हैं, तो एन का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, नेक्स्ट मिलता जाएगा, है कि नहीं, नेक्स्ट मिलता जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हमें चाहिए F1 चाहिए तो एन का वैल्यू 1 रख दो, F2 चाहिए तो एन का वैल्यू 2 रख दो, एन का वैल्यू 1 रख दो, एन का वैल्यू 3 रख दो, तो आगे आगे मिलता जाएगा, F3 मिल जाएगा, है ना। तो हमें F1 तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 262, F2 का तो 2 रख देंगे एन की जगह पे, तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 इंटू 262 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 262 हो जाएगा, है ना। इस टाइप से मिलता जाएगा भाई, इस टाइप से हमें फ्रिक्वेंसीज का ऑर्डर मिलता जाएगा, है ना। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नेक्स्ट हार्मोनिक्स ऑफ सी स्ट्रिंग, तो मिल गया, हमें मिल गया। ये फंडामेंटल था, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक हो गया। दूसरा सवाल में बोल रहा है आपको बच्चों, क्या बोल रहा है, इफ़ द स्ट्रिंग ए एंड सी नोट्स आर एज्यूम टू हैव द सेम मास पर यूनिट लेंथ एंड सेम लेंथ। देखिए अगला केस में बोल रहा है कि सी स्ट्रिंग और ए स्ट्रिंग का जो है नोट्स जो है, वहाँ पे मास पर लेंथ म्यू सेम है दोनों का, और लेंथ दोनों का सेम है। अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो टेंशन का रेशियो क्या हो जाएगा, टेंशन का रेशियो नहीं बता सकते हैं भाई, ऐसे हमको पता है ना, ऐसे हमको पता है फ्रीक्वेंसी दोनों का दे रखा है, इसका एफ ऑफ सी है, इसका एफ ऑफ ए है, इसका वैल्यू कितना है बच्चों 440, इसका वैल्यू कितना है 262 है। पता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोड़िए ना, क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। वेलोसिटी होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी बाई म्यू होता है, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, म्यू क्या होता है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो म्यू तो दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ के टर्म में भी लिखना है, तो हम लोग लेमडा का वैल्यू नहीं लिखते थे, लेमडा का वैल्यू कैसे लिखते थे, लेंथ का वैल्यू लिखते थे ना, एल का वैल्यू एन लेमडा बाई 2 लिखते थे। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू 2L बाई एन लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको पता है, पीछे से पता चल गया है आपको कि म्यू का वैल्यू सेम है, एल का वैल्यू सेम है दोनों में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें टेंशन का रेशियो चाहिए, टेंशन का रेशियो चाहिए, तो टेंशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ का स्क्वायर का और डिवाइडेड बाई एन का स्क्वायर का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, और एन के बारे में बोला नहीं, तो एन तो हम लोग दोनों में सेम ही ले रहे होंगे, है ना, दोनों में सेम ही ले रहे होंगे, तो डायरेक्ट एफ का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 बराबर F1 अपॉन F2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग नहीं कर सकते, F1 कितना है 262 डिवाइडेड बाई 440, इसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा, कुछ 0 पॉइंट में आएगा बच्चों, है ना, कुछ 0 पॉइंट में आ जाएगा, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी आसान सवाल, ये पहले का ही सवाल है, अभी का नहीं, पहले का ही सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें बच्चों, क्या बोला जा रहा है, मास एम लेंथ एल है, हैंग्स ऑन फ्रॉम द सीलिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग को सीलिंग से लटका दिया है जहाँ पे उसका मास एम और लेंथ एल बोला जा रहा है, सो डेट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑफ फंक्शन ऑफ वाई डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड। अरे भाई, वो तो वही सवाल हो गया, ये तो वही सवाल हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये ऐसे है सीलिंग से, और ये एक ऐसा रोप लटका हुआ है, यहाँ से अगर हमने एक पल्स की दिया, तो इस पल्स को का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पल्स क्या होगा वो बताना है।
सिंपल है ना यार, इसका मास हमें एम दे रखा है, इसका लेंथ एल दे रखा है, तो हमको पता तो है चीज़ें। वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। म्यू क्या होता है बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट में टी। टेंशन कितना होगा? अगर हमें बोल रहा है कि वाई फंक्शन के टर्म में चाहिए, तो वाई नीचे से डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहा है फ्रॉम द लोअर इंड, बोला है कि नहीं, फ्रॉम द लोअर इंड। तो यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ दूरी पे यही दूरी इसका वाई है। आप देख सकते हैं कि एल लेंथ का अगर रोप है तो उसका मास एम है, तो एक यूनिट का होगा तो उसका मास हो जाएगा एम बाई एल। अगर वाई लेंथ का मास देखा जाए तो एम बाई एल तो रहेगा, इंटू में वाई हो जाएगा। ओके साहब, ठीक है, ये आ जाएगा। तो टेंशन जो हम वाई लेंथ तक जा रहे हैं, तो इसमें टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट पे जो नीचे लटका हुआ है, तो नीचे लटका हुआ है उसका मास मान लेते हैं कि एम वाई है, तो मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना वाई है। नीचे म्यू, म्यू क्या होता है? अरे यार मैं टेंशन में एम जी होता है ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ, एम इंटू जी होता है। नीचे होता है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास इसका कितना है? मान लेते एम वाई है। लेंथ कितना है? लेंथ ऊपर चला जाएगा भाई, नीचे बटा में है ना, तो लेंथ कितना है? वाई है। तो ये तो कट ही गया, तो वेलोसिटी हो गया अंडर रूट में जी इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही तो हमारे पास भी आया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ये सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सो डैट द ट्रांसवर्स वेव टेक्स ट्रेवल लेंथ ऑफ द रोप इज गिवन बाई इतना। अच्छा, ये जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव बना है बच्चों इस टाइप से, ये वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में, पूरा यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? तो आप नहीं बता सकते। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है बच्चों? पूरा लेंथ उसका दूरी है बटा वेलोसिटी, तो अंडर एल अपॉन अंडर रूट में जी इंटू वाई। आंसर है? अरे यार आंसर तो कुछ और दे रखा है, गलत हो गया। गलत ही हुआ है बच्चों, आप बताइए कैसे गलत हुआ है? मैंने जानबूझकर गलत किया है सर। आपसे गलत हो जाता है तो आप ऐसे ही बोलते हो कि जानबूझकर किया है। देखिए बच्चों, गलत इस तरीके से है कि समझिएगा, आप चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसका मास पर यूनिट लेंथ हर जगह पे चेंज हो रहा है। इतना लेंथ पे मास अलग है, इतना लेंथ पे मास अलग है, इतना लेंथ पे मास अलग है, इतना लेंथ पे मास अलग है ना भाई? क्योंकि नीचे जो लटका हुआ है उसके कारण तो मास आ रहा है, तो टेंशन तो अलग अलग हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे टेंशन इस लटके हुए मास के कारण, यहाँ पे टेंशन इस लटके हुए मास के कारण, तो यहाँ पे टेंशन कुछ और, यहाँ पे टेंशन कुछ और। टेंशन वेरी करता जा रहा है, टेंशन वेरी करता जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी वेरी करता जाएगा। हम तो एक एक पॉइंट पे बोले हैं, एक छोटा सा पॉइंट था वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ये छोटा सा पॉइंट था बच्चों, है ना, इसी के कारण हम लोग लिख पाए। लेकिन अगर पूरे लेंथ में लिखना है तो भाई यहाँ पे अगर वेलोसिटी बोल रहा है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक दूरी ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो इस वेव का वेलोसिटी बदलता जाएगा। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी बदलता जाएगा, उसके कारण से टाइम अलग आ रहा है। तब कैसे करें सर? इंटीग्रेशन से कर लेते हैं ना, इंटीग्रेशन कैसे कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। वेलोसिटी क्या दे रखा है? अंडर रूट में जी इंटू वाई दे रखा है, तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। उसमें हम एलिमेंट्स लेकर ही तो सोल्व करते हैं, तो आ ही जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी, मतलब यहाँ वाई के टर्म में है, तो डी वाई बाई डी टी कर देते हैं बराबर अंडर रूट जी इंटू वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए बच्चों, डी वाई आ गया, नीचे यहाँ पे ला देते हैं अंडर रूट में वाई, यहाँ पे रूट जी तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डी टी आ गया। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप लोग। हमें यही तो पूछ रहा कितना टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में टाइम टी लगा। 0 था तो लेंथ 0 चला था, पूरा लेंथ कितना चल लिया? एल। अब कर लीजिए, तो सिंपल हो गया। अब तो सिंपल हो गया ना भाई, अब तो कर लीजिए। देखिए अंडर रूट में वाई है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, प्लस 1 हो जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा, तो रूट वाई आ जाएगा, तो हाफ है तो ऊपर 2 आ जाएगा। सर क्या क्या बोल रहे हो आप? 0 से एल तक इक्वल टू अंडर रूट में जी इंटू टी आ जाएगा। टी का भी वैल्यू 0 से टी तक वेरी कर रहा है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट में एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में जी। और यही चीज़ तो आपके पास भी यहाँ दे रखा है, ध्यान से देखिए, टाइम यही तो आ रखा है। हाँ सर यही तो आसान हो गई भाई चीज़ें। इस तरीके से करना है, डायरेक्ट नहीं सोल्व कर देना है, क्योंकि वेरी कर रहा है भाई, हर एक एलिमेंट हर एक स्टेज पे वेरी कर रहा है ना, इसीलिए हम
टाइम को कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इतना लेंथ में जैसे वहाँ पे वेलोसिटी ही अलग अलग आ रहा है तो समय फिर अलग आ जाएगा ना यार, समय सही नहीं आएगा। लेकिन इंटीग्रेशन से समय सही ला सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम एलिमेंट्स लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं बच्चों, लास्ट सवाल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट फिक्स्ड एट 2 इंट्स है। ठीक है, वाइब्रेटिंग एट द 5th हार्मोनिक। इक्वेशन दे रखा है हमें ये चीज़ बच्चों, ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए। पाई का वैल्यू लेने के लिए बोल दिया है। चीज़ें बहुत आसान हो गई, हमको पता है कैसे आसान हो गई। आपको 2 इंट पे फिक्स दिया है और बोल रहा है ये 5th हार्मोनिक है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, 5th हार्मोनिक है, 5th हार्मोनिक है और बोथ इंट फिक्स है। ठीक है, दोनों इंट फिक्स्ड है। तो क्या करना है फिर हमें, क्या करना है फिर हमें यार, अगर दोनों इंट फिक्स होता था तो 5th हार्मोनिक होता था, तो कुछ इस टाइप से नहीं होता था बच्चों, इस टाइप से रहता था स्ट्रिंग। और 5th हार्मोनिक है तो ऐसे ऐसे वेव बनता था, एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, है ना, इस टाइप से ही तो बनता था। मैं अभी अच्छा से बना नहीं पा रहा हूँ, समझिएगा आप चीज़ों को। तो ये इस टाइप से रहता था, तो 5th हार्मोनिक है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। ठीक है, 5th हार्मोनिक है। यहाँ पे ये नोड होता था, ये नोड है, ये भी नोड है भाई, तो ये सब बीच में तो नोड ही मिल रहा है, ये सब नोड ही तो है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा भाई, नोड्स तो 1 2 3 4 5 6 नोड्स है, 5 दे रखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा बच्चों, 0.5 मीटर। देख लो भाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे निकाले बच्चों। पहली बात, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, हमको पता है n लेमडा बाई 2 होता है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 5th हार्मोनिक है, तो 5 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अगर लेमडा पता चल गया तो लेंथ पता चल जाएगा। लेमडा कैसे पता करें, कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। लेमडा का वैल्यू कैसे पता करें, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा ही तो होता है। ठीक है सर, होता है, पता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता है, सवाल से दिया गया है आपको, ये साइन के एक्स होता है और ये कॉस ओमेगा टी होता है। टी के साथ ओमेगा ही तो आता है बच्चों, वही मैं बोल रहा हूँ कि, तो यहाँ से आपको के का वैल्यू पता चल गया 6 to 2.8, थोड़े मीटर इनवर्स नहीं लिखेंगे। ओमेगा का वैल्यू आपको पता चलेगा 6 to 8 है, और पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहें लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू हो जाएगा v अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, एक चीज़ और आपको पता होगा, ओमेगा बराबर के इंटू वी होता है केंद्रीय विद्यालय। तो v का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ओमेगा अपॉन के, ऐसे ही चीज़ें करना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट हमको दे नहीं रखा है, 2 पाई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ। सॉरी, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब मेरे को याद आ गया ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा अपन 2 पाई रख सकते हैं, और यही तो हमें करना है, और सब कुछ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यहीं से आ जाएगा बच्चों आंसर, देखिए यहीं से आ जाएगा। लेमडा बराबर वी का वैल्यू ओमेगा अपन के रख देते हैं, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा अपन 2 पाई रख देते हैं, तो ओमेगा अपन 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट गया, 2 पाई बाई के आ गया। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना है बच्चों, मैंने बोला था ना के का वैल्यू 62.8, और आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये इसका दुगुना है 2 बार में, लेकिन पॉइंट आएगा नीचे 2 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो ये 1/10 आ गया। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंथ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया बच्चों, लेमडा निकाल लिया भाई, लेमडा निकाल लिया, तो लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू
1/10 है और नीचे 2 था, तो कितना हो गया बच्चों? 2 बार में तो 1/4, 1/4 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.25 मीटर। तो ये तो सही है, ये तो सही है भाई। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है मिड पॉइंट का इक्विलिब्रियम पोजीशन से। मिड पॉइंट इसका क्या होगा? ये पूरा ऐसे था, तो मिड पॉइंट इसका यही तो हमें दिख रहा है, इधर इतना चला, इधर इतना, तो मिड पॉइंट तो यही दिख रहा है। तो मिड पॉइंट वाला यहाँ पे पॉइंट जो मिलेगा ये वाली मिलेगा, और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ये वाली वाई होती है। कितना होगी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? कितना होता है बच्चों? इक्वेशन आपको क्या दे रखा है, देखिए आप ध्यान से। वाई ऑफ एक्स कॉमा टी आपको क्या दे रखा है? 0.01 साइन ऑफ के एक्स दे रखा है इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी दे रखा है, यही तो दे रखा है आपको। हाँ, ओमेगा और के का वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर सोचिए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें कब मिलता था? जब पूरा ये वाली पूरी जो होती थी यही तो एम्पलीट्यूड होती थी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब मिले? जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पे इसकी बात कर रही है, और हमें पता चल गया ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की ही बात हो रही है, क्योंकि मिड पॉइंट यही आ रहा है, ये सब नहीं आ रहा पॉइंट, ये सब पॉइंट नहीं आ रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, इसीलिए हम बोल दिए हैं ये वाला पॉइंट, इसलिए हम डायरेक्ट एम्पलीट्यूड को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? यही तो मैक्सिमम चाहिए इसको। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1, तो ये हो गया फिर। अरे भाई टोटल मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, और बाकी ये तो नॉर्मल ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर, और यही आंसर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं, क्योंकि आपको पता है ए मैक्सिमम कितना होता है? 2a होता है। तो बोलेंगे कि सर 2a होता है तो ये पूरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये पूरा एम्पलीट्यूड है, तो इसका अगर 2a करेंगे तो भाई 2 × 0.01 आ जाएगा। तो बच्चों फिर से आप वही गलती कर रहे हो, क्योंकि जब हम लोग बताए थे, याद कीजिए, अब हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं आपको, अब थोड़ा आपको पीछे ले जाते हैं, आपको फिर से याद दिलाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था? जब हमें स्टैंडिंग वेव मिलती है तो स्टैंडिंग वेव में जो इक्वेशन होती है उसी में 2a आता है, अलग से 2a नहीं आता है। तो जो हम लोग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाता था, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो जाता था, और बच जाता था 2a, तो यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाता था। तो यहीं पे 2a आता था भाई कहीं अलग से 2a नहीं आता था, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। तो 2a आप अगर सोच रहे होंगे कि 2a है तो 2 × ये एम्पलीट्यूड आ गया था 0.01, ये 0.02 आ जाएगा। नहीं भाई, यही 2a होता था, दिखा दिया ना मेरे पीछे। तो 2a भी करेंगे तो 0.01 ही हमारे पास आएंगे मीटर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये तो बिल्कुल सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 100 हर्ट्ज का होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है? ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा लिखते हैं ना। तो आपको पता है होगा यहाँ पे लेंथ क्या होता है? n λ/2, तो 1 रखेंगे तो λ/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा का वैल्यू होगा 2 × l। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बच्चों? v/2 × l आ जाएगा। वेलोसिटी कितना था? वेलोसिटी हमें नहीं पता है क्या। वेलोसिटी इक्वल टू ω/k लिख देते हैं, ω/k इंटू 2l। ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चों? ω/k 6 to 8 है, यहाँ पे भी 6 to 8 है, 6 to 8 है, और यहाँ पे भी 62.8 है, इंटू 2 × l। लेंथ का वैल्यू कितना आया था भाई? 1/4 आया था। ये कितने बार में कट जाएगा? तो ऐसे ही कट रहा है, ऊपर 10 आ जाएगा। कितना आ रहा है 5 बार में? तो ये 5 के 20 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का आ रहा है। तो 20 हर्ट्ज है क्या आंसर? 100 हर्ट्ज दे रखा है, ये गलत है। तो चीज़ें आसानी तरीके से हमने निकाल लिया भाई, चीज़ें हम लोग आसानी तरीके से बच्चों निकाल लिया ऑप्शंस को। काफ़ी आसान था यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बच्चों कि आपको समझ में नहीं आए, है ना। चीज़ें आसान है, चीज़ें आसान है। हो सकता है टाइम लगा हो बताने में, लेकिन आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ तक बच्चों आने के लिए आपको मैं क्या बोलूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ बच्चों।
है ना। मिलेंगे आगे यार अगले चैप्टर में बच्चों। मोटिवेटेड रहिए, कुछ ऐसा डिमोटिवेशन से कुछ होगा नहीं, होना होगा तो हो जाएगा चीज़ें, करते रहिए, है ना। आप करते रहिए, चीज़ें जो होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।